आदाब नाजरीन। किसी ने कहा है कि अगर आपको हीरे की तरह चमकना है तो सूरज की मानंद जलना होगा। जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए हर लम्हा तैयार रहना होगा और आपकी तैयारी में हिस्सेदारी देने का नाम है हमारा प्रोग्राम हेलो करियर, जिसमें आप अपने मुस्तकबिल से जुड़े सवाल हमसे कर सकते हैं और अपने सवालों को हम तक पहुंचाने के लिए आप इन टेलीफोन नंबर्स को जरिया बना सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0120258811 और 012066933849 और तीसरा नंबर है 9205287347। आपके साथ हूं मैं चंद्रानी मुखर्जी और मुस्तकबिल से जुड़े आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे करियर एक्सपर्ट डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब। आप जामिया मिलिया इस्लामिया में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। सर, आप कहते हैं दिस इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। सर, एक सर्वे में पता चला है कि बहुत सारी नौकरियां चली गई हैं और बहुत सारी नौकरियां जाने वाली हैं। ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए जिनकी नौकरियां चली गई, और इनके साथ आप स्टूडेंट्स को भी बताएं कि वो इन स्थिति का या इस सिचुएशन का सामना करने के लिए किस तरीके से तैयार हैं। चंद्रानी, आपने बहुत अहम मुद्दे को टच किया है। बेसिकली अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं ख़ास तौर से एम्प्लॉयमेंट को लेकर, और अगर हम देखें तो जो एक तरह से जैसे कह सकते हैं कि जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ास तौर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त लोगों को निकाला जा रहा है, जैसे कह सकते हैं, जिनकी जो बहुत सारे इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भी होता है। इसलिए कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ वो जिस जनरली परमानेंट स्टाफ नहीं होते, आउटसोर्सिंग स्टाफ रहता है। बहुत सारे लोग ख़ास तौर से एसोसिएट लेवल पे या वर्कर्स लेवल पे वो लोग होते हैं जिन्हें टेम्परेरी तौर पे रखा जाता है, तो वो हज़ारों की तादाद में होते हैं। और उनको ऐसे वक्त में जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ऑटोमोबाइल जो सेल्स हैं हमारी, ख़ास तौर से हमारी जो व्हीकल्स हैं, जो कार्स वगैरह की जो सेल है वो कम हो रही है। और इसी वजह से बहुत सारी जो ऑटोमोबाइल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है। जब उनकी इन्वेंट्री बढ़ जाती है तो प्रोडक्शन रोक देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 3 शिफ्ट में कोई प्रोडक्शन चल रहा है तो वो 2 शिफ्ट में रह जाता है। जब 2 शिफ्ट में कोई प्रोडक्शन होता है या 1 शिफ्ट में जो जनरल शिफ्ट होती है उसमें अगर प्रोडक्शन चलता है तो जाहिर है बहुत सारे लोगों की ज़रूरत कम हो जाती है। और इसी वक्त के लिए ज़्यादातर कंपनीज़ आउटसोर्सिंग के लोगों को रखते हैं या टेम्परेरी स्टाफ को रखते हैं। वो बेसिकली इस तरह का स्टाफ होता है जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या जिनको सिर्फ थर्ड पार्टी पेरोल जिसको कहते हैं, दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल पे रहते हैं, और जब ज़रूरत होती है उनको ले लिया जाता है और जब ज़रूरत नहीं होती तो उनको ख़त्म कर देते हैं। तो अगर देखें तो उस तरह की नौकरियाँ काफ़ी हद तक अभी कम हुई हैं। और तकरीबन एक जो फिगर आई है उसमें क्लोज टू 3 लाख ऐसी नौकरियाँ हैं जो शायद अभी कुछ पिछले दिनों में जिनको जो हमने सर्वे में या रिपोर्ट्स में देखा है और सुना है उससे पता चला है। और एक सीएम जो ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी एक सोसाइटी जो है उसकी एक उसका अंदाज़ा है बेसिकली ये कि तकरीबन 10 लाख तक नौकरियां जा सकती हैं आने वाले वक्त में। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें आपके पास एक तरफ उन लोगों की नौकरी चली जाती है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं। अब मसला उन लोगों के साथ आता है कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं वो एक तो बेरोज़गार हो जाते हैं और दूसरा उन लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जो ऑलरेडी नौकरी ढूंढ रहे हैं। और तीसरा चैलेंज आता है उन लोगों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं और इस उम्मीद के पास हैं या उस बॉर्डर पे हैं कि अब मैं ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जाऊंगा और इस नौकरी को करूंगा। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये बहुत ही कह सकते हैं बड़ी नाजुक दौर में अपने हैं। और जो बात आपने पूछी कि इस वक्त क्या करना चाहिए, देखिए आपके पास जब एक नौकरी आपकी जाती है तो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसका कि आप क्या करें। और ऐसे इस स्टेज में जब आपके पास आपकी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं या मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी यहाँ जॉब्स नहीं है। जी सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनको लेते हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़ीन फातिमा बोल रही हूँ। जी ज़ीन जी, मैं अभी 12th क्लास में हूँ, मेरे पास PCM है। अच्छा, तो बट मेरा इंटरेस्ट जो है वो लॉ में जाने का है। अच्छा, आगे बट ऐसा है कि मेरे डैड मुझे सजेस्ट करते हैं कि पहले इंजीनियरिंग कर लो, यू शुड हैव 1 ग्रेजुएशन डिग्री एंड देन गो फॉर लॉ। तो शुड आई स्ट्रेट अवे गो फॉर लॉ और डू समथिंग गेट सम डिग्री फॉर? तो ये कौन सजेस्ट करता है आपको कि आप पहले इंजीनियरिंग कर लें फिर लॉ करें? मेरे डैड।
अच्छा, आपके डैड, ओके, योर डैड इज एन इंजीनियर? Yes, civil ओह, दैट्स engineer. वाई। ठीक है। इज़ीन, सबसे पहले तो हम आपको एक बात की मुबारकबाद देना चाहते हैं कि देखिए, ये एक आउट ऑफ द लीग करियर ख़ास तौर से मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन लोगों के लिए है जो PCM लेते हैं और इस सोच से PCM लेते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है। लेकिन ये कहीं से कहीं तक भी देखिए, आपके डैड के एक एतबार से अगर देखा जाए तो शायद उनकी सही राय है कि आपके पास इंजीनियरिंग की एक डिग्री होगी, आप इंजीनियर बन जाएंगे, उसके बाद आप लॉ करते हैं तो आपके पास एक एडिशनल डिग्री होगी जो इंजीनियरिंग डिग्री को बहुत बार सपोर्ट करती है, लेकिन सारी जगह पे सपोर्ट नहीं करती, वहाँ पर सपोर्ट करती है जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आप एक लॉ की डिग्री भी ले लेते हैं तो आप एक आर्बिट्रेटर हो सकते हैं, तो एक करियर ऑप्शन होता है। तो हमारे पास अगर सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो हमें सिविल इंजीनियर बनना चाहिए, ना कि आर्बिट्रेटर। वो बनने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि हम उसको प्लान करें। अगर आप एक लीगल करियर में जाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि एक लीगल करियर अपने आप में कंप्लीट करियर होता है, उसके लिए आपको किसी डिग्री की पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी अच्छी लॉ यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन करना चाहिए और उसके बाद आपको जुडिशरी सर्विसेज को ऑप्ट करना चाहिए, और आपका टारगेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, ना कि बल्कि आप चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली भी हो सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या किसी भी स्टेट में रहते हैं, वहाँ के जो भी हाई कोर्ट्स हैं उसके चीफ जस्टिस बन सकते हैं, आप जस्टिस बन सकते हैं। आपकी शुरुआत जुडिशियल मजिस्ट्रेट से हो सकती है, आपकी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से हो सकती है, लेकिन आपका टारगेट, आपको देखिए एम अपना करना होगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। और जो शख्स भी बेसिकली अगर आप देखें, जब भी आप कोई ऑप्शनल कोर्स लेके चलते हैं तो आपकी वो ऑप्शनल कोर्स जो है बैसाखी बन जाता है, और बैसाखी पे चलने वाले दौड़ते नहीं, धीरे धीरे चलते हैं। और ख़ास तौर से आपकी बात सुन के ऐसा लगता है कि आप तो शायद दौड़ने और उड़ने वाली शख्सियत हैं। आपको पूरी तरह से फर्म रहना चाहिए और इस तरह का टारगेट लेके चलना चाहिए कि आपको बेस्ट लॉ यूनिवर्सिटी से अपना लीगल कोर्स यानी कि BA LLB जो एक 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है उसको ऑप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। सर, आपने बहुत अच्छे जवाब दिया, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे थे 3 लाख एक बहुत बड़ी तादाद है नौकरियों के जाने की। आपने बात की कि वो जो तैयारी कर रहे हैं और लेकिन कुछ लोग उनमें से ऐसे होंगे जिनकी एज इस दौर में है जो ना आगे नई नौकरी के लिए जा सकते हैं। चंद्रानी, आपने बहुत अहम बात कही है। देखिए, जब 30+ एज होती है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, खासतौर से उसकी नौकरी के लिए। नौकरी का बहुत ही करेक्ट टाइम जो होता है वो अंडर 25 होता है। बहुत सारी जो फ्रेश जॉब्स होती हैं उसमें 25 से नीचे तक आपको बहुत प्रेफरेंस मिलती है। जैसे आप 25 क्रॉस करते हैं आपका प्रेफरेंस लेवल कम हो जाता है। द मोमेंट आप 30 क्रॉस करते हैं तो जितनी भी नॉन एक्सपीरियंस जॉब्स होती हैं और ख़ासतौर से फ्रेश जॉब्स होती हैं वो तो आपको नहीं मिलती। और सरकारी नौकरी भी अगर सरकारी नौकरी अगर कॉन्ट्रेक्चुअल पे भी आप जा रहे हैं, जो जनरली जहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ लिया जाता है और आउटसोर्सिंग स्टाफ होता है, उसमें भी जो स्टाफ होता है उसके लिए 25 साल की क़ैद है कि आपके पास अगर 1 साल का आप कॉन्ट्रेक्चुअल किसी को दे रहे हैं तो उसकी उम्र जो है 25 साल से कम होनी चाहिए, ख़ासतौर से मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। इसी तरह से लेकिन अगर हम देखें तो ये लोग जो ख़ास तौर से इस वक्त जिनकी नौकरी चली गई है तो ये लोग वो हैं जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस होता है जी। तो मैं ये बता रहा था कि जिनकी नौकरी चली गई है उन्हें क्या करना चाहिए जी। देखिए, आप जिस सेक्टर में काम कर रहे थे, मिसाल के तौर पे आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम किया, अब आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको उस सेक्टर से शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के पास नौकरी नहीं है। तो आप उसी तरह की अगर नौकरी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, मेरे ख्याल से शायद ना मिले। तो इसलिए उसका ऑप्शन ये होता है कि आपको उस सेक्टर को छोड़ के दूसरे सेक्टर में जाना चाहिए जहाँ पर जॉब्स हैं। मिसाल के तौर पर आपको उस सेक्टर में जाना चाहिए जहाँ पर नंबर ऑफ़ जॉब्स हो सकती हैं। इस बात को समझने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल के साथ कुछ कंसल्टेशन करना चाहिए या किसी सीनियर से कंसल्टेशन करना चाहिए जो भी आपके टच में हो। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट हो। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट के साथ जा सकते हैं तो उसके पास भी जा सकते हैं, वरना आप किसी ना किसी सीनियर ऐसे शख्स से बात करें जो आपको ये सजेस्ट कर पाए कि भाई इस वक्त इस एरिया में नौकरियां कम हैं, आप इस एरिया में शिफ्ट कर जाइए। वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अलावा कोई भी और सेक्टर हो सकता है, मिसाल के तौर पर फूड सेक्टर हो सकता है, एजुकेशन सेक्टर हो सकता है, या कोई एविएशन सेक्टर हो सकता है, कोई भी ऐसा सेक्टर है जहाँ पर जॉब आपको नज़र आ रही है। जी सर। सर, आपने जैसे बताया, अच्छी जानकारी दी, नॉलेजेबल, लेकिन आप ये बताइए सर कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको भी आगे इस तरह का डर रहेगा
कि बीच में कर रहे हैं और एकदम से नौकरी नहीं, चली देखिए है? ये डरने की ज़रूरत नहीं है खासतौर से, और हम बिल्कुल, हमारा कतई ये मकसद भी नहीं है यहाँ पर ये बात करने का कि हम कोई डर का माहौल पैदा करें। जी, जी। देखिए ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। जब भी इकोनॉमी का आप देखेंगे तो एक कर्व चलता है, इकोनॉमी कभी नीचे आती है कभी ऊपर जाती है, तो ये तो ग्लोबल एक इकोनॉमी का एक हिस्सा है। और कभी ऐसा होता है, और अक्सर ऐसा हमारी इकोनॉमी में बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के अलावा आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में भी बहुत सारी जगह पे इकोनॉमी डाउन टर्न्स होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो साहब बहुत परेशान होने लगे कि हमारा क्या होगा। सबको नौकरी तो मिलती है, सिर्फ ये होता है आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे आपका एक्सपेक्टेशन, या कभी बहुत बार आप जो सोच रहे होते हैं जिस तरह की आपको नौकरी करनी होती है उस तरह की नौकरी नहीं मिलती। लेकिन कुछ ना कुछ तो आपके लिए ज़रूर मौजूद है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। और मुझे लगता है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपने कहा। लेकिन हमें तैयारी करने की ज़रूरत है, हमें उस चीज़ की ज़रूर तैयारी करनी होगी, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की कमी होती है तो कंपटीशन बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ़ जॉब्स की कमी हो, नंबर ऑफ़ सीट्स अगर एडमिशन में कमी है, तो आपका कंपटीशन लेवल जब बढ़ता है तो आपको तैयारी ज़्यादा करनी होती है, तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी है, आपको उन स्किल सेट को ज़रूर समझना है, आपको उन जॉब्स को भी समझना है, उन करियर्स को भी समझना है कि अगर आपको किसी वजह से जिस जगह जिस करियर में आप कोशिश कर रहे हैं उसमें जाने के रास्ते क्या हो सकते हैं, उसके ऑल्टरनेट्स क्या हैं। बहुत सारे ऑल्टरनेट्स होते हैं, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता अल्लाह ताला ने हर जगह रास्ते रखे हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि एक रास्ता बंद हो गया तो सारे रास्ते बंद हो गए, आपके और बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन आपको ज़रूरत है उन रास्तों को ढूंढने की, समझने की और मेहनत करने की। देखिए मेहनत का वक्त है। आपको ये सोचे कि पहले ये होता था आपने कोर्स कर लिया, आपके पास बहुत सारे ऑफर्स होते थे तो आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन अब अहम ये है कि आपको तैयारी करनी है, आपको अपनी स्किल को ज़्यादा डेवलप करना है, होन करना है, तभी आप को कोई उसका सॉल्यूशन मिलेगा। यकीनन सर। और अब इससे इतर बात करते हैं नेवी की। जब हम नेवी की बात करते हैं तो आंखों के सामने आता है एक बड़ा सा समंदर और कई सारे बोट्स। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में क्या डिफरेंस है और इनमें किस तरह की तैयारी के साथ जाया जा सकता है। हाँ, इस आपकी सवाल को मैं ज़रूर लूँगा, लेकिन एक बस मैं बात कहना चाहूँगा क्योंकि वो बात कंटिन्यूशन में है हमारे जॉब्स के ताल्लुक से। देखिए एक चीज़ जो अल्टरनेट पे मैं बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों की नौकरी चली गई है, जिन लोगों को नौकरी चाहिए, या जो लोग अभी नौकरी में आने वाले हैं, उनके लिए एक जो हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखें पिछली जो CIA की रिपोर्ट है उसमें एक गिग इकोनॉमी है। गिग इकोनॉमी बेसिकली वो इकोनॉमी है जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वाली इकोनॉमी नहीं होती। मतलब फ्रीलांस जो लोग होते हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स होते हैं, उनकी इकोनॉमी है वो तकरीबन पिछले सालों में 25% उसका हिस्सा हो गई है टोटल नंबर ऑफ़ जॉब्स का। तो एक बड़ा साइज़ है। तो आप ये समझ के चलिए कि देखिए अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है कि साहब मुझे परमानेंट जॉब करनी है, तो जो ट्रेंड है, जो कैटेगरी है वो चेंज हो रही है। तो आपको मेंटली इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है और तैयार होना है कि आप छोटी छोटी ऐसी जॉब्स को भी ज़रूर नज़र में रखें जो आपकी पार्ट टाइम जॉब्स चलती हैं, जिससे आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं कि आपके खर्चे चलते रहें और आप अपनी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, वो आप करते रह सकते हैं। इसमें बहुत सारे की जॉब्स हैं, कभी हमें मौका होगा तो हम उसे डिटेल में ज़रूर बात करेंगे। तो जो बात आपने ख़ास तौर से इंडियन नेवी के ताल्लुक़ से कही और मर्चेंट नेवी का फ़र्क, ये एक बड़ा मैं कहूँगा कि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जब ये अल्फाज सामने आता है मर्चेंट नेवी और एक अल्फाज इंडियन नेवी, तो इंडियन नेवी तो बहुत ही प्राइड की बात है कि हम अगर इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की बात करें तो आर्म्ड फोर्सेस में हमारे आता है हिंदुस्तान। हमारी कंट्री की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इंडियन नेवी उसका एक हिस्सा है, जिसको आप जल सेना के नाम से जानते हैं, जो हमारी ख़ास तौर से जितना जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जो हमारे बॉर्डर्स समंदर के रास्ते से बॉर्डर्स जो हैं जहाँ पानी है, उसकी जो सेफ्टी है, उसकी जो सिक्योरिटी है, वो हमारी इंडियन नेवी देखती है। और इंडियन नेवी एक हमारी दुनिया की लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस फोर्स है। सर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनको हम लाइन पे लेते हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। और इनका फ़ोन किसी तरीके से कट गया है आजकल। हाँ, फ़ोन की काफ़ी प्रॉब्लम है सिग्नल्स की। तो मैं ये बता रहा था कि इंडियन नेवी एक हमारा बहुत बड़ा फोर्स है और हमारे पास वो ताकत है हिंदुस्तान में, जो फ्लीट है ख़ास तौर से हमारे, वो सबसे लार्जेस्ट, और हमारे पास मुझे लगता है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट
फोर्स वर्ल्ड की हिंदुस्तान में। लेकिन इंडियन नेवी जो है पूरी तरह से आर्म्ड फोर्सेस हैं, और इसमें अगर आप जाना चाहते हैं, हमारे वो बच्चे जाना चाहते हैं जो अभी 10वीं क्लास में, और वो अगर ये एक टारगेट बना के चलते हैं कि मुझे आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना है और आर्म्ड फोर्स में भी इंडियन नेवी ज्वाइन करना है, तो इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए सब्जेक्ट। मतलब मैथ्स आपने पढ़ा हो अपने 11th एंड 12th में, तब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसमें जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जाने के रास्ता शुरुआत होती है NDA से, कि आप NDA का एग्ज़ाम दें, जो हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। और दूसरे रास्ते बहुत सारी और जॉब्स भी होती हैं जो उसकी एलाइड जॉब्स होती हैं इंडियन नेवी में, जो सपोर्ट स्टाफ जॉब्स होती हैं, वो भी लेकिन वो डायरेक्ट एंट्री नहीं होती। वो बेसिकली जब आप अलग अलग मौक़ों पर, वो बेसिकली सिविलियन जॉब्स होती हैं, लेकिन आप अल्टीमेटली इंडियन नेवी में ही सर्व करते हैं। जी सर, आपसे बहुत सारी चीज़ें और भी जाननी हमें, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हेलो करियर। जरा खुलकर कहो आलोक, ये हालात कब से हैं और इन हालात के पीछे मियां किसका तसव्वुर? संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों के बच्चे अब पलट कर। हाय हाय, इमरती नाम जिसका हो वो रसगुल्ला निकलता है। प्रोफाइल हसीनों की सभी मशकूक हैं अलवी, सना जिसको समझते हैं सनाउल्ला निकलता है। मेरे कमरे में सिर्फ कागज है, मैं चरागों से खौफ खाता हूँ। महफिल मुशायरा में इस बार न्यूज़ 18 स्टूडियो नोएडा में मुनक़्क़दा एक शानदार मुशायरा। देखिए शनिचर रात 9:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। హ్యాపీ శ్రావణ మాసం మార్కెట్లో అందరికన్నా Dates 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है प्रोग्राम हेलो करियर में, और सर आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। और नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं, हम उनके सवाल सुन लेते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछिए आप। So मेरा सवाल है कि I have completed my education in architecture. So right now I am in academics. So my question is that whether I should go for my further studies like PhD or I should gain more experience in the same field. ओके, What ठीक। is better for me? ओके ओके। ओके, ठीक। और हमारे साथ दूसरे कॉलर हैं, उनको भी हम लेते हैं। हेलो हेलो जी, आप अपने सवाल पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, हम हुबली शहर से जिलानी गुड़िया बात कर रहे हैं। जी। यस, टेल मी। हेलो हेलो जी, आप अपने सवाल पूछे। हाँ, मेरा नाम जिलानी बोल के मैडम। जी। हमें वो नौकरी के लिए 14 साल तो हमें अर्जन डालते था जी। और तो एक भी अर्जी तो आपने क्या किया है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हमारे सर सेकेंड ईयर तो पास हुए सर। सेकेंड ईयर पास किया है, 12th पास किया? हाँ सर। हाँ सर। कौन से 14 साल से हमें कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तो हमको। अच्छा, ठीक है, बताते हैं आपको। आपकी क्या एज क्या है अभी?
32 ही सर है। 32, ठीक है, बता दें। तीसरा सवाल भी हम सुन लेते हैं सर। जी जी हेलो। हेलो जी आप अपने सवाल पूछें। हेलो जी आप अपने सवाल पूछें जनाब। हेलो आप अपने टीवी की आवाज बंद कर दें और सवाल पूछें। हेलो सर, मेरा नाम शेख मोहम्मद रईस है। जी जी शेख मोहम्मद, बताइए। मेरा सवाल है ये कि मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। जी हम्म, वो कंपनी में करीबन मेरे को 20 साल हो गया। ठीक है, ठीक है। जो लीगल रजा मिलनी चाहिए, छुट्टी जो मिलती है PL CL जो, हम्म, वो मेरे को 27 मिलती है, 27 मिलती है। ठीक है, और दूसरे एम्प्लॉय है वो भी परमानेंट ही है, मैं भी कंपनी एम्प्लॉय हूँ, मेरे को उनको 44 मिलती है। ठीक है। तो हमने हमारे सर से जो कंपनी के उनसे बात की, तो वो ऐसा बताते कि आपका लेवल है जो आपका जो क्या मतलब वर्कर लेवल आता है। हाँ। बाकी जो मेरा लेटर आता है तो लेटर के अंदर लिखा हुआ आता है, मेरा डेजिग्नेशन आता है प्लान ऑपरेटर और प्लान। डिपार्टमेंट आता है एडमिन। ठीक है, ठीक है। मेरे को करीबन आज ये हमारे पहले दूसरे सेट थे, इसको 2006 में दूसरी कंपनी ने टेक ओवर किया, तो दूसरों को 44 मिलता है। तो मेरे को 10 साल से यही बता रहे जा रहे, मेरे को कोई लीगल मिल नहीं रहा है। मैंने बहुत जानकारी की, मेरी जानकारी के हिसाब से मेरे को ऐसा बताया गया। आपकी एनकैशमेंट होता है लीव का या नहीं? एंगेजमेंट यानी मैं समझा नहीं सर। एनके मतलब इसके बदले पैसे मिलते हैं या इकट्ठी होती रहती हैं छुट्टियां? नहीं, वो छुट्टी इकट्ठे होती, वो जो साल की 27 मिलती है पूरी हो जाती है। नहीं तो आप कंज्यूम कर लेते हैं 27? हाँ, वो 27 मिलती है उसकी, वो सब मेरे अलावा दूसरे एम्प्लॉय है उनको 44 मिलती है, वो भी परमानेंट एम्प्लॉय है, तो मेरी परमानेंट एम्प्लॉय। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, हम आपको बताते हैं इसका। ठीक है, हाँ, ओके, थैंक जी यू। बिल्कुल। और सर अब बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, यानी जो उन्होंने कंप्यूटर, देखिए इन्होंने बताया कि मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर किया हुआ और एकेडमिक्स में है, वो कहती हैं कि हमें परस्यू करनी चाहिए अपनी या इसको कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि आपको एकेडमिक्स के साथ अपना ज़रूर कुछ ना कुछ कंसल्टिंग प्रोफेशन को भी, यानी कि प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्चर जो होता है उसको कंटिन्यू करना चाहिए और अपना एकेडमिक्स कंटिन्यू करें, उसके साथ कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स बेस्ड काम करते रहें। और दूसरा ये है कि जो हमारे जिलानी साहब जिनकी 32 ईयर्स एज हमने पूछी थी, कि देखिए आपने 12th किया है, मुझे लगता है कि आपको उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ को ज़रूर अप्रोच करना चाहिए जो प्लांट ऑपरेशन में, जैसे कि हमने जो थर्ड हमारे कॉलर थे और उन्होंने जो बताया कि जैसे प्लांट ऑपरेटर की जॉब है, क्योंकि 30+ में जब आप जाते हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री बहुत मुश्किल होती है विदाउट एक्सपीरियंस, और इसलिए आपको अभी थ्रू किसी बहुत सारी स्टाफिंग कंपनीज़ हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा आपके इलाके में कोई स्टाफिंग कंपनी हो, या नेट पे आप सर्च कर सकते हैं। स्टाफिंग कंपनी में आप अपना बायोडाटा डाल दीजिए तो वो आपको कहीं ना कहीं कोई जॉब सर्व कर देंगे, तो उसको करने से आपका ये होगा कि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप रेगुलर रूटीन जॉब में आ सकते हैं। और जो हमारे शेख मोहम्मद साहब का सवाल था, वो देखिए कंपनी की पॉलिसीज़ के ऊपर बेस करता है। अगर कंपनी ने किसी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते हैं, अलग अलग लेवल रहते हैं जनरली हर ऑर्गेनाइजेशंस में, उसमें जो भी डेजिग्नेशंस होते हैं वो डिफरेंट लेवल पे होती हैं, और हर लेवल के लिए छुट्टियां जो होती हैं वो डिफरेंट रहती हैं। किसी को 4 मिलती हैं, CL या EL आपको 15 मिलती हैं, सिक लीव 8 मिलती है, तो डिपेंड करता है, वो कंपनी पॉलिसी है। अगर कंपनी पॉलिसी में 27 है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वो फॉलो करना होगा। सर आपने इतने कम वक्त में सारे नाजरीन को इतना अच्छा जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ अपना साथ बनाए रखा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।